प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार और आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने चैनल एग्जाम फ्लक्स पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण का दूसरा भाग। पहला में वीडियो में मैंने आपको बताया था कि व्याकरण किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, व्याकरण कितना प्रकार के होता है। जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि व्याकरण 4 प्रकार के होता है: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और चिन्ह विचार। अंतिम में किसी किसी बुक में छंद विचार भी रहता है, तो यह भी हम लिखा दिए हैं। आपको इच्छा है तो ये स्टार देके लिख दीजिए, चाहे ऐसे लिखिए 5 भेद है, इसको 4 के बदला 5 प्रकार भी लिख सकते हैं। आपको हम पहला वीडियो में जो बच्चा नहीं देखे हैं वह जाकर देख लेंगे, क्योंकि उसमें जो ग्रामर का बेसिक पार्ट है, जो उसका परिचय है, वह बताए हिंदी ग्रामर के पिता कौन है, हिंदी व्याकरण के पिता कौन है, हिंदी भाषा हमारे देश में संविधान में किस अनुसूची में, अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, यह भी बताए हैं। और मात्र आधा घंटा के वीडियो में सारा चीज हम बताए थे कि भाषा क्या है, लिपि क्या है, हिंदी भाषा की लिपि, हिंदी जो भाषा है उसका कौन सी लिपि है, नेपाली की क्या है, संस्कृत की क्या है, पंजाबी की क्या, सब लिपि हर भी देखे थे। हम थोड़ा सा परिचय देखे हैं, जो बच्चा नहीं देखे हैं वो जाकर देख लेंगे, आपका सारा चीज क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो बहुत अच्छी से समझ में आएगा। तो आज हम लोग फाइनली व्याकरण स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है वर्ण विचार। तो वर्ण विचार से हम लोग पढ़ेंगे, यह बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे वर्ण विचार से। वर्ण विचार में आपको एक एक वीडियो में बताएंगे। आज वर्ण विचार का पूरा वन शॉट होगा, एक वीडियो में पूरा वर्ण विचार समाप्त हो जाएगा। जैसा यह देखिएगा, यह वर्ण विचार पढ़ लेंगे, शब्द विचार थोड़ा लंबा है, वाक्य विचार पढ़ लेंगे, चिन्ह विचार पढ़ लेंगे, बस आपका पूरा व्याकरण समाप्त हो जाएगा। बस व्याकरण की परिभाषा हम आपको बताए हैं। व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से कोई भी मनुष्य को शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना और पढ़ना आवे, उसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। देरी ना करते हुए हम लोग वर्ण विचार स्टार्ट करते हैं। वर्ण विचार में सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करेंगे तो इसमें देखिए वर्ण लिखा हुआ है, तो वर्ण का परिभाषा जानेंगे, यानी वर्ण किसे कहते हैं। अगर हम बात करें कि वर्ण किसे कहते हैं, तो यहाँ वर्ण की परिभाषा हम लोग लिखेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण आप जान रहे हैं भाषा की अखंड, जिसे वर्ण अखंड मूल ध्वनि को कहते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। नहीं तो आप जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, कोमा लिख दीजिएगा, वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण कहा जाता है। अर्थात आप यदि ऐसा भी परिभाषा लिखेगा तो लिख सकते हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि की कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकते, जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, कोमा, उसे वर्ण कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, वर्ण कहते हैं। अगर तीसरा अगर हम बात कर लें वर्ण का, तो हम कहेंगे कि अखंड मूल ध्वनि को, ऐसे कह सकते हैं, अखंड जिसे खंड नहीं किया जा सके, मूल ध्वनि को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो आपको तो यह समझ गया, ये वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। जैसे हम बात करें क, क्या यह वर्ण है, तो आप कहिएगा नहीं, क्योंकि इसमें व्यंजन है, तो स्वर की भी सहायता लिया जाता है व्यंजन में, आगे पढ़ाएंगे।
तो पहले देखिए क जोर अ, अगर बात करें क और अ से मिलकर बन रहा है क, तो ये जो क हलंत जो है यह वर्ण है, ये क्या है, वर्ण है, और ये अ क्या है, वर्ण है। क्योंकि अब इसको टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, क को तो हम दो टुकड़ा में बांट दिए, यानी वर्ण की परिभाषा देंगे तो वर्ण की उदाहरण देंगे तो हम ये लिखेंगे, जैसे हम लिख लेंगे वर्ण में ओ आ हर्षी दुर्गी, ये सब हो गया। आ भी हम नहीं कह सकते हैं, आ की भी परिभाषा अगर कहें तो अ जोड़ अ बराबर आ हो गया, तो वर्ण आपका ये हो गया, हर्षई हो गया। दीर्घी अगर कहेंगे तो हर्षी जोड़ हर्षी मतलब दीर्घी हो गया। तो यह बात हम वर्ण तो छोटी मूलध्वनि क्यों कहते हैं, सबसे छोटी इकाई को, तो हम अ कह देंगे, क हलंत कह देंगे। च की भी बात करें तो च हलंत जोड़ क, तो जोड़ अ, तो यह हम च हलंत भी कह देंगे, तो यह सब क्या होगा, वर्ण हो जाएगा। इसे हम टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। तो आपको यह बात समझ में आ गया होगा। अखंड मूलध्वनि को ही क्या कहते हैं हम लोग, वर्ण कहते हैं। वर्ण की परिभाषा आप लोग बहुत सुंदर से समझ गए होंगे। अब हम एक बात और समझेंगे, वर्णमाला किसे कहते हैं। आप समझिए, आपको यह बात जानकारी होगा कि जो जैसे आप किसी भी चीज को, जैसे वर्ण आपको हम बारे में बताए हैं, क्या है, अ है, क है, क हलंत है, च हलंत है, और प हलंत है, अ हलंत है, ये अ है, तो यह सब क्या है, आ है, हर्षी दे देते हैं, हर्षई दे देते हैं। तो यह देखिए, यह वर्ण के समूह एक हो गया और यह माला जैसा बन गया। क्या हो गया, वर्ण के समूह हो गया। समूह किसे कहते हैं, एक से अधिक लोग रहे तो उसे ग्रुप कहते हैं या समूह कहते हैं हिंदी में। तो यह वर्णों के समूह को हम क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्णमाला। यदि आपको दूसरा परिभाषा लिखना होगा तो लिखिए, वर्णमाला किसे कहते हैं, तो हम लिखेंगे कि वर्णों के समूह को, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। बस इतना ही लिखना है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। यह बात आप याद रखेंगे। अगर वर्ण एक जगह सभी वर्ण लिख देंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। तो अब दूसरी क्वेश्चन रहेगा, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 51। आप कितना कहेंगे, 51, सॉरी 52 होगा, 48 4 52, आप कहेंगे 52, एकदम 52 है। अभी हम 52 वर्ण के बारे में पढ़ेंगे, तभी वर्णमाला आपका समाप्त होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं समाप्त हो जाएगा। वर्ण चैप्टर, वर्ण विचार आपका तब समाप्त होगा जब यह 52 वर्ण हम पढ़ लेंगे बहुत सुंदर से। तो आपको अभी तक में हमने बताया कि वर्ण क्या है, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जैसे क हलंत अ, और जिसे अखंड मूलध्वनि को क्या कहते हैं हम, जो मूल ध्वनि है, जो इसको टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अब वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में कितना वर्ण है, तो आप कहिएगा 52 वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितना है जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, 52 है। इतना बात यदि याद हो गया तो हम अब लोग चलेंगे वर्ण के भेद पर। अब आएंगे, अगला टॉपिक लिखेंगे वर्णों के प्रकार। वर्णों के प्रकार देखेंगे। तो वर्ण के प्रकार में 2 होता है, यह आप याद रखिए। पहला वर्ण में होता है, पहला वर्ण की बात करें तो भेद, इसका जो प्रकार की बात करें तो होता है स्वर वर्ण, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। दूसरा क्या होता है, व्यंजन वर्ण। अब हम लोग स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बारे में बहुत ही डिटेल्स में पढ़ेंगे, उसके बाद ही इसको हम कुछ पढ़ेंगे। आज वर्ण विचार समाप्त कर देंगे बहुत ही छोटा वीडियो में। हम फालतू बात नहीं करते हैं, जो भी बात बोल रहे हैं आपके काम की चीज बात बोल रहे हैं, इसलिए
अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो कृपया करके लाइक किया कीजिए। लाइक करने में तो पैसा नहीं लगता है, न ही समय की बर्बादी होता है। एक क्लिक कर दीजिएगा तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा और मुझे भी यह लगेगा कि आपको पसंद आता है। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि मैं अपने तन मन धन से आपके लिए हमेशा तत्पर रहूं। आगे देखेंगे हम लोग। अब स्वर वर्ण के बारे में देखेंगे। क्या देखेंगे? स्वर वर्ण क्या है। स्वर्ण वर्ण के बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे कि स्वर्ण वर्ण हम किसे कहते हैं। पहले तो हम इसका परिभाषा लिख लेंगे। स्वर्ण वर्ण, स्वर्ण नहीं स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण क्या कहते हैं? स्वर वर्ण। स्वर्ण वर्ण की परिभाषा अगर लिखना चाहे तो हम लिखते हैं जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाए। देखिए बहुत आसान है। जिसके उच्चारण में यानी बोलने में या लिखने में उच्चारण में किसी दूसरा वर्ण या किसी अन्य लिख देते हैं, अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाए, नहीं ली जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर वर्ण कहते हैं, वर्ण कहते हैं। इतना बात आपको समझ में आ जाएगा। अब वर्ण की परिभाषा हम अभी देखें जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, मतलब छोटी सी। और यह वर्ण को बोलने के लिए या लिखने के लिए या उच्चारण करने के लिए उसमें किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लिया जा सके। जैसे अगर हम बात करें तो जैसे में अगर बात करें हम तो लिखेंगे, जैसे में अगर बात करें तो हम लिखेंगे अ आ हर्षहि दुर्गहि हर्षऊ दुर्गहु, और लिखेंगे री, बात आप जान रहे हैं, और ए ऐ ओ आओ। अगर बात करें बस इतना तो देखिए यह सब स्वर वर्ण है। अगर बात करें कितना स्वर वर्ण है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी इसकी संख्या की बात करें तो 11 बोलेगी। कहेगा अगर स्वर वर्ण कितना होता है तो 11। हमको 52 वर्ण के बारे में पढ़ना है। अभी हम पिछले में स्लाइड में बताया था कितनी वर्ण होता है हिंदी वर्णमाला में, तो 52। तो हमने 11 वर्णमाला देख लिया। अब इसको भी डिवाइड करेंगे, लेकिन यह आप समझिए स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में किसी वर्ण की अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाए उसे हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ या हर्षी दुर्गी हर्षु दुर्गु री ए ऐ ओ औ। यह कितना है? कुल 11 है। यह कुल 11 गो है। अब हम पढ़ेंगे इसी में क्या पढ़ेंगे? व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, नहीं हम सोच रहे हैं व्यंजन वर्ण बताने से पहले स्वर वर्ण का कुछ प्रकार है। अभी हम बताए थे वर्ण के प्रकार 2 प्रकार, स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण। तो पहले स्वर वर्ण के बारे में पूरा तरह पढ़ ले, उसके बाद हम लोग व्यंजन वर्ण पढ़ेंगे। तो स्वर वर्ण आप देख चुके हैं कि किसी वर्ण की सहायता न ली जाए तो उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। और यह स्वर वर्ण जो है 11 होता है। अब हम पढ़ेंगे यही स्वर वर्ण के प्रकार। इसका भी कुछ प्रकार होता है, वह देख लेंगे। लिखेंगे स्वर वर्ण के प्रकार। स्वर वर्ण के 2 प्रकार होता है। यह कितना प्रकार होता है? 2 याद रखेंगे। यह 2 प्रकार कौन कौन होता है आप पहले देख लीजिए। यह 2 प्रकार की अगर बात करें तो पहला होता है 11 गो स्वर में से एक होता है मूल स्वर, एक होता है मूल स्वर। तो देखिए मूल स्वर इसमें से कौन कौन हो जाएगा? जैसे अ हो जाएगा, आ हो जाएगा, यही 11 गो में से आपका होगा। अ हो जाएगा, आ हो जाएगा, हर्षी हो जाएगा, दुर्गी हो जाएगा, हर्षु हो जाएगा, दुर्गु हो जाएगा, ए हो जाएगा, औ हो जाएगा, और एक हो जाएगा री हो जाएगा। बस
यह क्या हो जाएगा, मूल स्वर। अगर मूल स्वर की यदि बात करें तो आपका यह 9 हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मूल स्वर की यदि बात करें तो 9 हो जाएगा। यदि स्वर वर्ण की बात करें तो 11 हो गया। और स्वर वर्ण की प्रकार दो होता है, तो एक होता है मूल स्वर और दूसरा जो इसका बात करें तो इसका दूसरा जो भेद अति होता है ये होता है संयुक्त स्वर। दूसरा इसका जो प्रकार होता है एक होता है संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर में कौन होगा, 9 इसे में हो गया तो मात्र 2 बचा हुआ है। देखिए एक अ बचा हुआ है, एक औ बचा हुआ है, तो यही संयुक्त स्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक अ और दूसरा बचल है आपका ओ, बस यही दोनों बचल हुआ है। यह संयुक्त स्वर कहते हैं क्योंकि यह 2 वर्णों से मिलकर बना हुआ है। देखिए ए जो है, यहाँ ए जो है ओ जोर ए से मिलकर बना हुआ है ए, और जोर ए से मिलकर बना हुआ है ए। और इसकी अगर बात करें तो इसको हम अगर कह सकते हैं अ जोर औ से मिलकर बना है औ, अ जोर औ से मिलकर बना है औ। बात समझ में आए, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर। तो आप इतना यह याद रखिए या ना रखिए, लेकिन आपको याद रखना होगा स्वर वर्ण 2 प्रकार के होता है। स्वर की संख्या 11 होती है। एक होता है स्वर मूल स्वर, दूसरा होता है संयुक्त स्वर। मूल स्वर में 9 होता है जो ए और ओ को छोड़कर, अब बाकी ए और ओ एक होता है संयुक्त स्वर। इतना आप याद रखते हैं तो बहुत अच्छा है। आगे हम देखेंगे, अभी हम स्वर खत्म करेंगे तब दूसरा हम पढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे मूल स्वर के भी 2 भेद है। अभी देखिए हमने पढ़ाया स्वर वर्ण। स्वर वर्ण 2 प्रकार के, स्वर वर्ण के 2 प्रकार हैं, एक मूल स्वर है एक संयुक्त स्वर है। एक क्या है, मूल स्वर है, एक संयुक्त स्वर है। लेकिन हम दूसरा प्रकार हम आपको कह रहे हैं, इस मूल स्वर के भी 2 प्रकार होता है। अभी हम स्वर वर्ण के 2 प्रकार, अब मूल स्वर वर्ण के भी 2 प्रकार होता है। यहाँ आप ध्यान देने वाली बात है कि स्टार देख लिखिए, मूल स्वर वर्ण के प्रकार, वर्ण के प्रकार, यहाँ पर आप ध्यान देंगे। मूल स्वर वर्ण के हम लोग प्रकार देखेंगे। यह जो होता है पहला हस्य स्वर। हस्य स्वर कितना होता है, यह 2 प्रकार के आप देंगे। मूल स्वर वर्ण कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है हस्य स्वर, हस्य स्वर, इसका परिभाषा हम लोग लिखेंगे हस्य स्वर को, उसके बाद हम दूसरा स्वर लिखेंगे। मूल स्वर के 2 प्रकार हम बता रहे हैं, यह ध्यान रखेंगे। पहले स्वर 2 प्रकार है, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। तो मूल स्वर को हम 2 प्रकार लिखेंगे। पहला है हस्य स्वर, हस्य स्वर जिसके उच्चारण में कम समय लगे। यहाँ लिखेंगे हस्य स्वर में जिसके उच्चारण में कम समय लगे उसे हम क्या कहेंगे, हस्य स्वर कहेंगे। सॉरी, उसे हम यहाँ कोमा दे सकते हैं, उसे हस्य स्वर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, हस्य स्वर कहते हैं। जैसे कि यदि बात करें तो आप जैसे लिख सकते हैं, और ये देखिए कम समय लगेगा, हर सी सब छोटकी लिखेंगे बड़की नहीं। उ ए और क्या, ओ और री, और क्या करेंगे, री की बात करेंगे हम लोग, और क्या करेंगे, री। यह सब में उच्चारण में कम समय लगता है, इसे हम कहते हैं हस्य स्वर। याद हुआ। मूल स्वर के देखिए स्वर के 2 भेद, एक मूल स्वर एक संयुक्त स्वर। लेकिन मूल स्वर के भी 2 भेद है, एक हस्य स्वर जिसके उच्चारण में कम समय लगे। सबका पहला जो है छोटकी जो है और छोटकी जो ई, छोटकी जो है हर्षु, यहाँ छोटकी होगा, यहाँ यह नहीं बड़की नहीं देना है, यह छोटकी है, समझ गए ना, छोटकी। यह सब क्या कहलाएगा, हस्य स्वर, क्योंकि इसमें कम समय लगता है। अब दूसरा इसी में देखेंगे दीर्घ स्वर। क्या देखेंगे, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, यह मूल स्वर का भेद है, यानी मूल स्वर का प्रकार है।
तो हम दीर्घ स्वर की परिभाषा लिखेंगे जिसके उच्चारण में दुगुना समय लगे, यानी हम कह सकते हैं हस्त स्वर से दुगुना समय लगे, ऐसे भी लिख सकते हैं जिसके उच्चारण में 2 गुना समय लगे उसे कौन सी कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि यदि बात करें तो इसमें अब सब बरकी लिख दीजिएगा, आ, दीर्घी कर, दुर्गु कर, ए, औ, यही बचा हुआ था। यह सब क्या है, दीर्घ स्वर है, यह सब क्या है, दीर्घ स्वर है। आपको याद होगा मूल स्वर आपको 9 बताए थे, तो 5 हो गया हास्य स्वर और 4 हो गया है 5 सॉरी दीर्घ स्वर में अगर मूल स्वर की बात करें तो हम कितना बताए थे, बताइए, 9 बताए थे, 9 बताए थे मूल स्वर, तो 9 बताए थे। तो इसमें जो ए और ऐ भी बोला जाता है इसलिए 11 हो गया। तो यहाँ देखिए यहाँ कितना हो गया, 6। तो यहाँ लेकिन मूल स्वर की प्रकार जो है तो यहाँ संयुक्त स्वर को भी मिलाकर बोला जाता है। तो देखिए यहाँ हम कहेंगे हस्य स्वर की अगर बात करें तो यह हो जाएगा 6, हस्य स्वर 6 हो जाएगा, और दीर्घ स्वर की बात करें तो 5 हो जाएगा। ये पूरा स्वर आपका आ जाएगा। याद इतना रहना चाहिए कि स्वर 2 प्रकार का होता है, मूल स्वर और दीर्घ अति संयुक्त स्वर। अब मूल स्वर के भी 2 प्रकार होता है, हस्य स्वर और दीर्घ स्वर। हस्य स्वर जिसमें कम समय लगे, जिसमें 1 मात्रा का समय लगे, दीर्घ स्वर जिसमें 2 मात्रा का समय लगे, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे छोटकी उसमें हो जाएगा हस्य स्वर में, इसमें सब बरकी हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे और यह बात आप ध्यान रखेंगे तभी आपका होगा। अब आगे भी कुछ और है, तब हम व्यंजन वर्ण पर जाएंगे। क्या है, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के भी 3 प्रकार होता है। अब समझिए, फिर से हम स्वर पर आ गए हैं। अभी हमने देखा था स्वर के 2 भेद होता है, एक होता है मूल स्वर, एक संयुक्त स्वर। फिर बताए थे मूल स्वर के भी 2 भेद होता है, हस्य स्वर, दीर्घ स्वर। वह है जिसके उच्चारण में कम आशीष, जिसके उच्चारण में अधिक समय लगे। अब उच्चारण में लगने वाले समय अति के आधार पर स्वर के भेद, आप स्वर ही के भेद बोल रहे हैं, मूल स्वर के भेद नहीं कर रहे हैं। वह भी तो मूल स्वर तो स्वर के भेद है, उसी प्रकार का यह भी प्रकार है। तो हम कह सकते हैं उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर जो है 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला अगर प्रकार की बात करें तो वही सब प्रकार है। हस्य स्वर हम आपको लिखा चुके हैं, हस्य स्वर जिसमें 1 मात्रा का समय लगे, यह भी लिख सकते हैं, जिसमें कलर चेंज कर लेता हूं, जिसमें 1 मात्रा का समय लगे उसे क्या कहते हैं, हस्य स्वर कहते हैं। समझ गए। और इसी में दूसरा लिखेंगे दीर्घ स्वर की अगर बात करें, जिसमें 2 मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, यह याद रखेंगे। और तीसरा होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर में कहेंगे जिसमें 3 मात्रा का समय लगे, जिसमें 3 मात्रा का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहेंगे। इतना बात आप रखेंगे। यह दोनों का उदाहरण हम आपको बता चुके हैं, हस्य स्वर को, दीर्घ स्वर के। अब प्लुत स्वर के बारे में हम उदाहरण नहीं दिए हैं, तो जैसे इसमें लिखिएगा ओम, क्या होता है ओम। देखिए इसमें कितना जोर से समय लगता है, ये दोनों से ज्यादा समय लगेगा। री बोलिए चाहे औ बोलिए, उससे भी ज्यादा लगेगा। ये क्या है, ओम। देखिए बहुत ज्यादा समय लग रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर भी स्वर के 3 भेद हैं। तो पहले स्वर के भेद बताए थे आपको 2, मूल स्वर और क्या बताए थे
कि दीर्घ थे संयुक्त स्वर। फिर बताए थे मूल स्वर के दो भेद हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। फिर अंतिम में बता रहे हैं उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के तीन भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। यह जिसमें एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर, जिसमें दो मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वर, जिसमें तीन मात्रा का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम। तो आगे आप आइए, अब हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण की आपकी पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। व्यंजन वर्ण, स्वर्ण वर्ण आपका पूरी तरह से समाप्त हो गया। एक बार आंख बंद करके आप सब लोग सुनिए और देखिए और बढ़िया से ध्यान मग्न से हम बताए थे स्वर वर्ण किसे कहते हैं। जिस वर्ण को जिसके उच्चारण में या जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाए उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे 11 होता है। और स्वर वर्ण दो प्रकार के होता है, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। फिर मूल स्वर दो प्रकार का बताए थे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। फिर हम आपको बताए थे उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के तीन भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का उदाहरण दिए थे, जैसे लिखे थे ओम, जिसमें तीन मात्रा का समय लगे। यह स्वर उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छी से याद हो गया होगा। अब हम लोग व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ेंगे और बहुत ही शालीनता से पढ़ेंगे। व्यंजन वर्ण क्या है यह देखिए। अब लिखेंगे जिसके उच्चारण में जिसके उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाए, या हम लिख सकते हैं जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाए, जिसके उच्चारण में बिना स्वर की उच्चारण नहीं किया जाए, यह भी लिख सकते हैं। आसान भाषा लिखते हैं, जिसके उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाए उसे क्या कहेंगे, उसे व्यंजन वर्ण कहेंगे। व्यंजन वर्ण कहते हैं, इतना आप याद रखेंगे। उसे क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे कि यदि बात करें हम लोग, तो क हो गया, जैसे क हो गया, देखिए क जोड़ अ, इसका तो उदाहरण आपको बताए देते। जैसे आपको लीजिएगा मोए लिख लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, मो जोड़ अ हो जाएगा। ये देखिए स्वर सब में आ रहा है, चाहे टॉहिन बोलिएगा तो ट जोड़ अ, मतलब स्वर की सहायता लिया जाएगा इसके उच्चारण में, बिना स्वर की सहायता से व्यंजन वर्ण नहीं बोला जाएगा। इतना बात आप याद रखते हैं तो बहुत सुंदर। ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं होगा, बचपन से पढ़ रहे हैं, सबको याद होगा। समझ गए। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण के प्रकार, बहुत ही सुंदर से पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण के प्रकार। अगर प्रकार की बात करें तो व्यंजन वर्ण तीन प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है, तीन प्रकार की होती है। यह तीनों प्रकार के हम लोग देखेंगे। पहला प्रकार है स्पर्श व्यंजन, पहला प्रकार है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, समझ गए। दूसरा प्रकार है इसका अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, समझ गए, व्यंजन। तीसरा प्रकार है उष्ण व्यंजन, उष्ण व्यंजन, समझ गए। इतना चीज अगर याद है आपको तो आगे हम लोग देखेंगे स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं यह समझिए। इसमें जितना भी वर्ग आता है वह सब स्पर्श व्यंजन होता है। यानी अंतस्थ व्यंजन तो मात्र 4 है और उष्ण व्यंजन भी मात्र कितना है, 4 है। यह 4 कौन कौन है आप देख लीजिए, लिख ही देते हैं यहीं पर, आपको याद हो जाएगा। जैसे पहले स्पर्श व्यंजन की अगर बात करें तो क वर्ग हो गया,
क वर्ग में कितना होता है, क ख ग घ अंगवा, ये 5 हुआ। और उसी प्रकार च वर्ग हो गया, इसमें भी 5 होता है। उसी प्रकार ट वर्ग हो गया, इसमें भी 5 होता है। उसी प्रकार अगर बात करें तो हो गया, इसमें हम कह सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए उसके बाद हम कह सकते हैं क च ट वर्ग हो गया, त वर्ग में भी 5 होता है। और उसके बाद अंतिम में प वर्ग होता है, इसमें भी 5 होता है। तो यह सब स्पर्श व्यंजन होता है, यानी इसका संख्या यदि कहें तो 25 होता है। इसकी संख्या स्पर्श व्यंजन की अगर संख्या कहें तो कितना होगा, 25 होगा। तो स्पर्श व्यंजन आप लोग को समझ में आ गया होगा। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, यह सब क्या कहलाता है, स्पर्श व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो यह 4 होता है। यह होता है य, र, ल, ओ, कितना है, ओ, य, र, ल, व, यानी यह 4 व्यंजन होता है। उष्ण व्यंजन भी 4 होता है, सब स्व होता है, तालम स्व, मूर्धन स्व, धन स्व और ह, यह भी 4 होता है। तो अभी तक आपने देख लिया है कि व्यंजन जो है कितना प्रकार के होता है, 3 प्रकार के होता है। कौन कौन प्रकार होता है, स्पर्श व्यंजन होता है और अंतस्थ व्यंजन होता है और उष्ण व्यंजन होता है। स्पर्श व्यंजन में सभी वर्ग आता है, 5 वर्ग आता है, एक वर्ग में 5 यानी 25 हो गया। और अंतस्थ व्यंजन में 4 आता है, य, र, ल, व आता है। और उष्ण में व्यंजन में 4 100, 3 100 और 1 ह आता है, तल्म स्व, मूर्धन स्व, धन स्व और ह, यानी 4 होता है। यानी कुल अभी वर्णों की बात करें तो हमने पढ़ लिया है 11 गो स्वर पढ़े थे और व्यंजन पढ़े हैं 25 4 29 3 33, यानी 33 वर्ण अभी तक हमने देख लिया है। अब मेरा मंजिल नजदीक है, लेकिन थोड़ा सा पढ़िए। अभी अगर बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, 33 और 11, अभी 44 वर्ण पर हम पहुंच गए। हमको पढ़ना है 52 वर्ण के बारे में। तो हमने आपको 44 वर्ण तक पढ़ा दिया है। 11 गो स्वर है और 33 गो व्यंजन है। तो आगे हम आप देखेंगे और कौन कौन सी वर्ण होती है और उच्चारण स्थान भी देखेंगे। क वर्ग का, च वर्ग का, ये सब पूछा जाता है। आपका ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जाएगा। अभी इंपॉर्टेंट क्लास बचा हुआ है, आप बने रहिए। अब हम देखेंगे द्विगुण वर्ण क्या होता है। एक होता है, दो होता है द्विगुण वर्ण, जिसकी 2 मीनिंग होता है। द्विगुण मतलब जिसका 2 मीनिंग है उसे हम द्विगुण वर्ण कहते हैं। व्यंजन में नहीं रखा जाता, ही अलग ही कहता है। जैसे ड, और इसको रॉक भी यूज में लाते हैं, ड और ढ, ये दोनों जो है द्विगुण वर्ण के अंतर्गत आता है। तो हमने 44 पढ़ लिया प्लस 2 यानी 46 वर्ण तो हो गया। अभी तक हमने 46 वर्ण देख लिए। और आगे एक हम पढ़ेंगे आयोग वाह होता है। आयोग वाह, यह भी याद रखेंगे। आयोग वाह वर्ण जो होता है अंग होता है और आह होता है, यानी 46 में 2 जोड़ दीजिए, यानी 48 वर्ण तो अभी तक हमने देख लिया है। और 4 वर्ण देखेंगे तो पूरा हो जाएगा। और अंतिम में आप यह भी लिख लीजिए, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जो होता है 4 होता है। इसी को हम कहते हैं संयुक्ताक्षर। क्या कहते हैं, संयुक्ताक्षर कहते हैं। समझ गए, इसी को हम कहते हैं संयुक्ताक्षर। तो संयुक्ताक्षर कितना होता है, 4। आपका टोटल पूर जाएगा 52। देखिए क्या होता है, अक्ष, तर, ज्ञ और स्र, जिससे श्री लिखते हैं, यह 4 हो गया। यानी 48 4 यदि हम बात करें तो 52 की 52 वर्ण आपको हम बता दिए हैं। लेकिन अब उच्चारण वाला हम लोग पढ़ेंगे, उच्चारण वाला नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत होगा आगे चलकर, क्योंकि उसी से सवाल आपका भर भर के आता है। तो हम लोग अब उच्चारण में देख लेंगे तब आगे। अभी तक आप लोग को हम बताए थे स्वर और व्यंजन मिला के 44 हुआ था। 2 दो गुण वाले हैं, ड और ढ, और आयोग वाह 2 है, अंग और आह। और संयुक्त व्यंजन कितना है, यानी संयुक्ताक्षर है 4, अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र।
अभी तक सारा वर्ण हम हिंदी को पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इसमें कुछ उच्चारण के आधार पर पढ़ेंगे। उच्चारण स्थान के बारे में आपको पूछा जाता है, आप जितना वर्ण पढ़े हैं उसी के बारे में पढ़ेंगे, उच्चारण स्थान, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जाम के लिए, इसलिए आप यह ध्यान से देखेंगे उच्चारण स्थान को। तो जैसे मुंह के जिस भाग से वर्णों की उच्चारण होता है, उच्चारण स्थान कैसे कहते हैं? अब मान लीजिए कोई कह देगा उच्चारण स्थान कैसे, तो आप कहिएगा मुंह के जिस भाग से वर्णों की ध्वनि, वर्णों की हम लिख सकते हैं ध्वनि, वर्णों की ध्वनियों, या ध्वनि लिख दीजिए, ध्वनियों लिख दे, ध्वनियों की उच्चारण किया जाता है या होता है, लिख दीजिए, छोटा लिखते होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। यानी मुंह के जिस भाग से वर्णों को बोला जाता है या उच्चारण किया जाता है, ध्वनि निकाला जाता है, उसे हम उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे सॉरी बच्चों, जैसे हम लोग कहेंगे, खोखी सर्दी थोड़ा बढ़ जाता है कभी कभी, क्या कीजिएगा, जैसे हम कहेंगे क वर्ग की उच्चारण स्थान क्या है? क वर्ग की उच्चारण स्थान अगर आप पूछे तो होता है कंठ से। क वर्ग की उच्चारण होता है कंठ से, याद रखेंगे। और च वर्ग की अगर उच्चारण स्थान बोले तो इसका उच्चारण होता है आपका, किससे होता है? तालु से होता है। आप प्रेम से देखिए, याद हो जाएगा आपको, ऐसा नहीं है कि आपका याद नहीं। उसके बाद हम लिखेंगे ट वर्ग की उच्चारण स्थान जो होता है आपका मूर्धा से होता है। किससे होता है? मूर्धा से होता है। उसके बाद प वर्ग की उच्चारण स्थान जो होता है क्या होता है? ओष्ठ से होता है, ओष्ठ से होता है। पहले तो लिखना चाहिए लेकिन प लिख दिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। देखिए फिर तो लिख देते हैं। तो का उच्चारण स्थान दंत से होता है, दंत से होता है। अगर इसमें ट्रिक की बात करें तो हमको पहले तो ही लिखना चाहिए, इसलिए इसमें ट्रिक बता देते हैं थोड़ा सा। तो का उच्चारण स्थान, तो का उच्चारण स्थान दंत से होता है, और प का उच्चारण स्थान अभी तुरंत बताए हैं ओष्ठ से होता है। तो अगर इसका ट्रिक बनाइएगा, इसमें क्वेश्चन आता है, जैसे पूछ देगा बताइए कि गो का उच्चारण स्थान क्या है? उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है, यह भी बोल देगा, तो आप कहिएगा कंठ से होता है। क ख गो ख किसमें? क वर्ग में है, तो क वर्ग की उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। तो इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो इसका एक ट्रिक आता है, सब लोग अपनाते हैं, आप भी अपनाइए, आसान से याद हो जाएगा कि KTM2, यानी के से कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। यानी केटीएम अभी एक नया बाइक आया है, उसी पर अगर ये आप याद रखिएगा तो आराम से याद हो जाएगा कि क वर्ग की उच्चारण स्थान कंठ से होती है। केटीएम याद रखिएगा तो आपको याद हो जाएगा, एक दो बार देखेंगे तो भी याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। अब उच्चारण स्थान में कुछ अन्य वर्ग की भी कंठ से बोला जाता है, इसलिए उसको हम लोग देखेंगे तभी समझ पाएंगे। समझ गए? तो उच्चारण स्थान एक स्लाइड में और हम आपको बता देते हैं। देखिए उच्चारण स्थान, समझ गए? यह बताते हैं कि यह जो है कंठ से क्या क्या बोला जाता है। यहाँ कंठ से अगर बात करें, बोलने वाली बात, तो कंठ से उच्चारण बोला जाता है कौन कौन सी? क वर्ग। क वर्ग मतलब समझ रहे हैं, वह पांचों वर्ण, वह कौन? क ख ग घ अंग। क वर्ण कंठ से बोला जाएगा, और ओ आ और ह, यह सब ह जो है यह सब क्या से बोला जाएगा? कंठ से बोला जाएगा। याद रखेंगे कंठ से, इसको हम के भी अंडर ब्रैकेट में कर देते हैं, कंठ से बोला जाएगा। कलर दूसरा ले लेते हैं, और देखिए अगर उसका बात करें तो टी के एक बार टी होता है केटीएम, तो टी से होता है, आप जान रहे हैं क्या होता है बताइए आप लोग? तालु।
तालु से क्या बोला जाएगा, यह बात बताइए। तालु से बोला जाता है आपका चौवर्ग, यानी चौवर्ग लिखेंगे और इसमें एक दो शब्द जोड़ दीजिए, हर्षी, दुर्गही, और होता है यो, और होता है सो। थोड़ा सा दिक्कत होगा यह सब याद करने के लिए, लेकिन आप एक दो बार लिखेंगे और याद करेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं, समझ में आया। उसके बाद हम देखेंगे मूर्धा, यानी एम, केटीएम मतलब एम होता है, यानी मूर्धा। मूर्धा से अगर बोलने की बात अगर करें हम लोग, तो मूर्धा से बोला जाता है आपका, बोला जाएगा टॉबर्ग। क्या बोल जाएगा, टॉबर्ग। और कुछ अन्य होता है, रो होता है, सो होता है, और री होता है। क्या होता है, री होता है, सॉरी री होता है। यह जो है मूर्धा से बोला जाता है। याद, केटीएम 2, अब डी होगा, अब डी केटीएम 2, तो दंत से क्या क्या बोला जाएगा यह भी याद रखेंगे। उच्चारण स्थान पूछेगा, सो अथी जैसे यो ही पूछ ले, तालम स्व मूर्धन स्व ही पूछ ले, चाहे आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ से होगा। टॉबर थो का उच्चारण स्थान क्या है, ठो ठो, तो मूर्धा सा होगा। आप यह याद रखेंगे। जैसे दंत से उच्चारण स्थान टॉबर्ग होता है, दंत से टॉबर्ग, और इसमें कुछ होता है कि लो और सो, ई स्व जो होता है, यह दोनों स्व जो होता है, यह ई स्व और लो, ई किसका उच्चारण स्थान क्या है, दंत है, याद रखेंगे। और अंतिम में हम ओ, जिसको हम ओष्ठ कहते हैं, ओष्ठ से उच्चारण स्थान क्या है कि हम पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए प वर्ग हो गया, और एक दो और हो गया ऊ और दुरु, हर्षुकार और दुरुकार। यह ओष्ठ से बोला जाता है। जैसे प फ ब भ जैसे पढ़ रहे हैं, उसी प्रकार यह भी ओष्ठ में लगता है, ऊ और दुर्गु, हर्षुकार और दुर्गुकार। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, उसके बाद आपका वर्ण विचार पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। जो बच्चा नहीं समझे हैं उसको, वह बच्चा फिर से वीडियो देख लेंगे, दोबारा पढ़ेंगे, तो उम्मीद नहीं, मुझे पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि आप लोग समझ गए। आगे आइए और हम लोग देखेंगे अब जो देखने वाले हैं कुछ एक्स्ट्रा देख लेते हैं, बस हो गया आपका यह पूरा वर्ण विचार समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग शब्द विचार पर आएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। आगे हम पढ़ेंगे श्वास वायु। श्वास वायु मतलब वायु जो निकालते हैं आप, उसकी मात्रा के आधार पर, श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। कौन सी के आधार पर, श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। तो यह जो श्वास वायु की मात्रा के आधार पर, ऐसे हम व्यंजन दो तीन प्रकार के बताए हैं, आपको याद होना चाहिए कि आपको व्यंजन हम तीन प्रकार के बताए हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। लेकिन श्वास वायु के आधार पर हम व्यंजन के प्रकार बोल रहे हैं कि दो प्रकार के होता है। एक होता है, पहला की यदि बात करें तो होता है अल्प प्राण, एक होता है अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण। तो अल्प प्राण में हम कहेंगे कि अल्प प्राण की यदि परिभाषा देंगे तो इसमें यदि हम कहेंगे अंतस्य प्लस, देखिए प्रत्येक वर्ग, ऐसे लिख देते हैं, प्रत्येक वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग तथा अंतस्थ वर्ण। क्या होगा, तथा अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण अभी हम आपको बताए थे, देखिए कुछ ही देर पहले बताए थे, 4 होता है अंतस्थ वर्ण, यो, रो, लो, ओ। और यहाँ बता रहे हैं हम आपको
यहाँ आपको याद रखना है अल्प प्राण। श्वास वायु के आधार पर व्यंजन के दो भेद होते हैं, एक अल्प प्राण एक महाप्राण। तो अल्प प्राण में आप कहेंगे प्रत्येक वर्ग कहने का मतलब है क्व वर्ग, च वर्ग, त्व वर्ग, ट्व वर्ग और क्व वर्ग। प्रत्येक वर्ग के पहला यानी पहला क्व वर्ग के क्या हो गया क्व, तीसरा यानी गोआ और पांचवा हो गया नो अंगो। समझ गए। तो उसी प्रकार प्रत्येक वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग तथा अंतस्थ वर्ण योर और लव, यह जो है अल्प प्राण कहलाता है। या क्या कहलाता है? अल्प प्राण कहलाता है। आप लोग बहुत ही सुंदर से इसको याद रखेंगे। अगर दूसरा बात करें हम लोग महाप्राण, महाप्राण की बात करें तो इसमें कहेंगे प्रत्येक वर्ग के, इसमें दो छूटा है दूसरा और चौथा, तो हम कह सकते हैं प्रत्येक वर्ग के दूसरा तीसरा वर्ण, वर्ग नहीं वर्ण है, यह गलत से वर्ण नहीं पढ़ लीजिएगा, समझाने में थोड़ा सा हो जाता है। प्रत्येक वर्ग के दूसरा तीसरा वर्ण और यदि इसमें कहेंगे तो इसमें कहेंगे प्रत्येक वर्ग के होता है दूसरा और चौथा वर्ण, और इसमें और एक होता है उष्ण व्यंजन। हाँ सॉरी, प्लस क्या हम कहेंगे या तथा कह देंगे, उस तथा क्या होगा उष्ण व्यंजन, उष्ण होता है उष्ण व्यंजन। समझ में आपको आ गया होगा। अब उष्ण व्यंजन कितना होता है हम अभी आपको तुरंत बताए हैं, फिर से रिवाइज आपको करवा दे रहे हैं। उष्ण व्यंजन स्वर पर आ गए हैं, व्यंजन माइए व्यंजन देखिए यहाँ पे व्यंजन बताए थे। उष्ण व्यंजन कितना है? 4 है। अंतस्थ व्यंजन भी 4 है और उष्ण व्यंजन भी 4 है। तो यहाँ 4 उष्ण व्यंजन तालव्य स मूर्धन्य स धन्य स ह, और प्रत्येक वर्ग के दूसरा यानी क वर्ग के दूसरा कौन हो जाएगा? ख। और सॉरी यहाँ तीसरा है। यहाँ देखिए आपको लिखने और बोलने के समझाने में हम भी गलत कर देते हैं, थोड़ा आप लोग कोऑपरेट करेंगे और ध्यान देंगे तब गलत नहीं हो जाएगा। देखिए यहाँ 1 3 5 वर्ण का अंतस्थ वर्ण दे देंगे, प्रत्येक वर्ग के पहला तीसरा और पांचवा वर्ण जो तथा अंतस्थ व्यंजन, यह क्या कहलाएगा? अल्प प्राण कहलाएगा। और महाप्राण कहलाएगा प्रत्येक वर्ग के दूसरा चौथा वर्ण और कंची और ये गया तो तथा क्या होगा? था उष्ण व्यंजन, तथा उष्ण व्यंजन। यह 4 तालव्य स मूर्धन्य स धन्य स ह। और यह देखिए जैसे हम क वर्ग की बात करें तो ख हो गया और घ हो गया, ख हो गया और घ हो गया। और जैसे च वर्ग की बात करें च छ हो गया, जो झ हो गया। यह सब जो है महाप्राण कहलाएगा और अल्प प्राण कहलाएगा। आप इतना याद हो गया होगा। और अंतिम में आपका एक छोटा सा है, बस आपका यह वीडियो समाप्त करेंगे, लेकिन पहले अंतिम में थोड़ा सा देख लीजिए क्या है। स्वर तंत्रियों में कंपन, देखिए अब अंतिम में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, बहुत जरूरी है यह भी। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर सभी वर्णों को 2 भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया है। इतना आप याद रखेंगे। पहला जो होता है घोष वर्ण और दूसरा होता है वो घोष वर्ण। क्या होता है घोष? यहाँ स्वर तंत्रियों में कंपन होगा, स्वर वर्ण अंतस्थ और लेकिन क्या होगा? यहाँ देखिए स्वर वर्ण में कंपन होगा, यहाँ स्वर वर्ण में कंपन नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? अघोष। लेकिन घोष किसे कहेंगे? जिस वर्ण के उच्चारण में कंपन होगा, यह वर्ण, वह वर्ण लिखिए ना, वह वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में क्या होगा? कंपन होगा, उसे हम क्या कहेंगे? घोष वर्ण कहेंगे। जैसे अगर बात करें हम तो हम कह सकते हैं स्वर वर्ण अंतस्थ और हम कहेंगे हो
तथा अगर ये और बात करें तो प्रत्येक वर्ग का हम कह सकते हैं तीसरा, चौथा और पांचवा। आप यह याद रखेंगे घोष वर्ण क्या है। स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्ण के दो भाग में बांटा गया है और यह स्वर वर्ण घोष क्या है, जिसके उच्चारण में स्वर तंत्री कंपित, स्वर तंत्रियां क्या हो, कंपन हो, उसे घोष वर्ण कहते हैं। और एक अंतिम में हम आपको कह देते हैं अघोष वर्ण। उसके बाद आपका वर्ण विचार पूरा समाप्त हो जाएगा। अघोष क्या होता है, यहाँ स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, यहाँ स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, उसे क्या कहेंगे, अघोष वर्ण कहेंगे। अघोष वर्ण की उदाहरण लेंगे, जैसे स्व, यह भी स्व कह सकते हैं। और प्रत्येक वर्ग के का पहला और दूसरा, क्योंकि यहाँ पहला दूसरा नहीं लिए, 3 4 5 लिए। घोष में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा होता है, तो यहाँ दूसरा और पहला ही बचा, तो यह घोष में आ जाएगा। समझ गए, तलन स्व, मूर्धन स्व, धन स्व और प्रत्येक वर्ग के पहला और दूसरा। अब वर्ण विचार आपका पूरी तरह से समाप्त हो गया है। अब आपको हम यदि क्वेश्चन करवाने लगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए आप लोग कॉपी में लिख कर नोट बनाएंगे, ताकि आपको मैट्रिक का हो, इंटर का हो, कंपटीशन का हो, सारा एग्जाम में आसानी से बन जाएगा। तो आपको इसमें कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है, तो आप बता सकते हैं तालम स्व, मूर्धन स्व, धन स्व, और कहेगा बताइए घोष वर्ण की उदाहरण। तो जैसे हम कहेंगे प क्या है, अघोष है, क्योंकि प्रत्येक वर्ग का पहला है, प वर्ग का पहला है, और फ क्या है, अघोष है। जैसे कहेगा ब क्या है, तो घोष वर्ण है, व क्या है, घोष वर्ण है। यह आप ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर अच्छा से ध्यान से दे देते हैं तो हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव सेशन भी लाएंगे, सब्जेक्टिव सेशन भी लाएंगे, लेकिन हम आपका टेस्ट यूट्यूब पर ही डालेंगे। लेकिन पहले कम से कम वर्ण विचार समाप्त हो गया तो स्वर विचार शब्द विचार भी समाप्त होने दीजिए। उसके बाद सुंदर से आपके लिए हम एक टेस्ट लाएंगे 1-2 घंटा का, एकदम उसमें से 200-300 क्वेश्चन जरूर रहेगा। समझ गए। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद। और वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे।